गुड मॉर्निंग। आज ट्यूसडे मॉर्निंग है, ठीक है, और ये क्लास 12 की लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि फिर से तुम लोग का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। लाइव लेक्चर्स इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि कभी मैं लाइव लेक्चर्स का अगर रखने का सोचता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि किसी और ने मैसेज डाल दिया लाइव लेक्चर का, तो अभी नहीं पॉसिबल हो पा रहा है लाइव लेक्चर। मतलब तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा कि एक ही दिन में लाइव लेक्चर भी हो रहे हैं, यूट्यूब में लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं, तो इतना डेटा नहीं मिलता। मतलब जनरली घर वालों को इतना डेटा नहीं मिलेगा, इसलिए लाइव लेक्चर्स नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैं देखता हूँ, मैं कुछ सोल्यूशन निकालता हूँ। लाइव लेक्चर जरूर करेंगे क्योंकि वो जरूरी था, थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है लाइव लेक्चर्स थे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो वील स्टार्ट विद द लाइव लेक्चर्स। अभी के लिए ये रिकॉर्डिंग जो है, देखो इससे पहले वाले जब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशंस करा रहा था ना, तो मेरे को जरूरी नहीं लगा लाइव लेक्चर्स लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन जो है वो डेरिवेशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डेरिवेशंस थे ना, वैसे डेरिवेशंस हमने बहुत पहले भी देखे हैं, कुछ नया नहीं था वो। बस वो डेरिवेशंस में आपको तरीका जानना है कि आप फॉर्मूला डिराइव कैसे करोगे, और तुम्हें ये जानना है कि किस टाइप ऑफ चार्ज अरेंजमेंट के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, किसी भी पॉइंट पर अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता है तो तुम वहां पर क्या कर सकते हो, रखे हुए टेस्ट चार्ज पर कितना नेट फोर्स लगेगा ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट तुमको सिखा दिया। उसके बाद क्या था ना, पोटेंशियल एनर्जी हमने स्टार्ट किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी समझ लो। क्यों इंपॉर्टेंट है सर ये पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो kq1 q2 अपॉन r² होता है, जो सेपरेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सेपरेशन होता है फोर्स का वैल्यू उतना कम होता जाता है। तो जब भी आप फोर्स को यूज करके पार्टिकल्स का वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन से अगर बचना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट बहुत ज्यादा हैंडी होता है इस चैप्टर में। मतलब बहुत इजीली आपको ये क्या करेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा सकता है आपसे। सिंपल भी होता है, याद क्या रखना है, बस ये याद रखना है कि अगर दो चार्ज का अरेंजमेंट था Q1 Q2 और इनके बीच का सेपरेशन कोई स्मॉल r है, इनके बीच का सेपरेशन अगर कोई स्मॉल r है, तो हम क्या लिखते हैं, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी एक चार्ज का नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, और वो होता है kq1 q2 अपॉन स्मॉल r। याद क्या रखना है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में ये बात याद रखना है कि अजम्पशन हमने ऐसा माना है, अजम्पशन हमने ये माना है कि u एट इंफिनिटी क्या होना है, जीरो होना है। मतलब जब दो चार्जेस इनफिनाइट सेपरेशन पे रखे थे तो इनका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ये हमने मान के ये फॉर्मूला बनाया है। हमेशा ये जो अजम्पशन है वो वैलिड होगा, वो नहीं बोल सकते। जेई के अगर तुम मेंस के हिसाब से बात करोगे तब भी ये वैलिड हो जाता है। मेडिकल वाले बच्चे इसको एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हैं, इससे ज्यादा तूफानी बनने का कोशिश नहीं करेंगे। स्कूल के लिए भी, कॉलेज के लिए भी ये काफी है। अब u इंफिनिटी का वैल्यू अगर मैं बोल रहा हूं जीरो है, ठीक है, तो ये अजम्पशन याद रखना है। और क्या याद रखना है, Q1 Q2 को जो आप प्लेस करोगे, Q1 Q2 एट प्लेस, Q1 Q2 एट प्लेस विथ देयर नेचर। Q1 Q2 को क्या करना है, उनके नेचर के साथ प्लेस करना है। मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस तरह से आपको प्लेस करना है। जैसे अगर मैं बोलता कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होता, और एक दोनों नेगेटिव तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता, पॉजिटिव होता। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड में होता है कि स्केलर क्वांटिटीज कैन नेवर बी नेगेटिव। ये गलत स्टेटमेंट है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला तुमने जब चैप्टर पढ़ा होगा उसमें तुमने देखा होगा टोटल एनर्जी नेगेटिव आता था, याद है क्या। पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव आता था क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन देखते थे। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि वो स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होता है। बात समझ में आया? ऐसा कुछ तुमने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले केमिस्ट्री के चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो
ये फॉर्मूला हमने कल डिराइव कर लिया था और इस कांसेप्ट पे हमने क्या किया था, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमें क्या फाइंड करना होता था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब जब एक अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट जब हमने कराया था, ये गोल्ड फॉइल न्यूक्लियस बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें क्या होता था, गोल्ड न्यूक्लियस से सामने हम क्या करते थे, अल्फा पार्टिकल को थ्रो करते थे। अब अल्फा पार्टिकल डबल आयनाइज्ड हीलियम एटम है और जो गोल्ड न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। अब दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में हमेशा क्या होना है, रिपल्शन होना है। तो हमने कुछ उसको इनिशियल वेलोसिटी दिया था और ये पूछा था कि कम से मतलब कितना पास ये जा सकता है। तो कितना पास ये जा सकता है उसमें क्या करना था, अपने को बस एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना था। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच का एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा देते, सिंपलीफाई करने पर जो भी आता वो तुम्हारा आंसर होता। ठीक है, आज क्या करते हैं, इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये कुछ ज्यादा ही गीला हो गया यार। आज हम बात करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन ऐसा होता है, मान लो ये चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है, एक चार्ज है कैपिटल Q। देखो अगर अभी गीला है ये व्हाइट बोर्ड तो शायद नहीं देखते अच्छे से, मैं बोलता भी रहता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखना। एक चार्ज है कैपिटल Q और इससे इनफिनाइट सेपरेशन पे कुछ d डिस्टेंस पे, ठीक है, इस लाइन से इनफिनाइट सेपरेशन पे कुछ d डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक दूसरा चार्ज ऐसे प्रोजेक्ट किया है जिसका खुद का चार्ज है स्मॉल q और इसका मास क्या है m, और इसको कितना स्पीड दिया, v नॉट का स्पीड इस डायरेक्शन में दिया है। बात समझ में आ रहा है। और ये जो कैपिटल Q है ना, कैपिटल Q इज फिक्स्ड। यहाँ पे जो कैपिटल Q है वो क्या है, फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकता। कैपिटल Q को फिक्स रख के हमने कुछ d डिस्टेंस है, अगर तुमको याद हो, पता नहीं वो केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं या नहीं, इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं इसको। न्यूक्लियस के सेंटर से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर फेंकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। तो d जो है वो यहाँ पर क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर है। अब इस क्वेश्चन में ना वापस से आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में वापस से पूछते हैं व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन फिक्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, क्वेश्चन में पूछेंगे फाइंड द मिनिमम या फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मेडिकल वालों के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं होगा कि उनको समझ में ना आए, मतलब ऐसा कंसेप्ट उन्होंने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मेरे को लगता है मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से के एग्जाम में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, तो मेडिकल वाले चाहे तो इस क्वेश्चन को स्किप कर भी सकते हैं। अब ये Q फिक्स्ड है और यहाँ पर क्या है, d डिस्टेंस ऊपर मैंने चार्ज रखा है। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। जो चार्ज हमने प्लेस किया है, अगर उसका ट्रेजेक्टरी बनाया जाए, उसका पाथ बनाया जाए, तो ये क्या करेगा, रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा ना। बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन के कारण इसका जो ट्रेजेक्टरी बनेगा, पार्टिकल Q का जो ट्रेजेक्टरी बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा क्या, क्यों, क्योंकि वो बार बार इस कैपिटल Q, अच्छा इसको फिक्स रखा है, कैपिटल Q से बार बार वो क्या कर रहा है, रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहा है। अब मुझे कैलकुलेट करना है R मिनिमम। अब R मिनिमम दो पॉइंट के बीच का मिनिमम सेपरेशन कब होता था, जो परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है दो पॉइंट्स के बीच का, वही R मिनिमम होता है क्या। तो अपने को R मिनिमम कैलकुलेट करना है। अब R मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इस पाथ पर। ठीक है, ये जो ट्रेजेक्टरी था, पार्टिकल ने जो ट्रेजेक्टरी बनाया उसमें क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। अब ये जो परपेंडिकुलर है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, R मिनिमम। ये जो परपेंडिकुलर है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, R मिनिमम, और इसका वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। अभी एक एक करके हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स हमारे पास है। मैंने तुमको जब 11th में कुछ कंजर्वेशन एनर्जी, कंजर्वेशन मोमेंटम, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम बताया था, तो मैंने बताया था कि वो आगे जाके एज अ टूल यूज करेंगे उनको, मतलब वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टूल्स के जैसा है जिनको यूज किया जा सकता है। अब सबसे पहला तो यहाँ पर देखा जाए, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं क्या।
एनर्जी कंजर्व करने का क्या क्राइटेरिया होता है? एनर्जी कंजर्व करने का क्राइटेरिया ये होता है जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन हो, जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम को एनर्जी कंजर्वेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। अब कौन-कौन से वर्क यहाँ पे फोर्सेस दिख रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिख रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? कोई एक्सटर्नल एजेंट और कोई कुछ सूडो फोर्स, ऐसा कोई फोर्स दिख रहा है क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ऐसा कोई भी फोर्स नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखने वाला है जिसके कारण वो क्या कर रहा है, स्मॉल क्यू का जो चार्ज है वो डिविएट होता जा रहा है। तो सिर्फ एक कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन मतलब मैं एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा सकता हूं, मतलब मैं एक इक्वेशन में एनर्जी कंजर्वेशन से बना। अच्छा, मन में डाउट होगा कि सर कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे या कितने वेरिएबल्स हैं? आर मिनिमम तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, जितना स्पीड यहां पर है, जितना स्पीड यहां पर है उतना ही स्पीड यहां पर भी होगा क्या? आर मिनिमम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितना स्पीड यहां पर है पार्टिकल के पास उतना ही स्पीड यहां पे भी होगा क्या? नहीं सर, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लगातार इससे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मतलब एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन के कारण इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो चेंज होता रहेगा। तो ऐसा मान लो कि जिस इंस्टेंट हम आर मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पे टैंजेंट बना दो, ट्रेजेक्टरी में जो टैंजेंट होता है वही क्या होता है, स्पीड होता है। और ये मान लो ये स्पीड कितना है, v है, इन भी खत्म हो गया है। तो अगर मैं बोलूं तो यहां पे स्पीड v0 था और जब वो r मिनिमम सेपरेशन पे है तो उसका स्पीड क्या है, स्मॉल v है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन जो मैं तुमको सिखा रहा हूं, ये इस तरह के क्वेश्चन तुमको ग्रेविटेशन में भी काम आएंगे, ठीक है। तो तुम ध्यान से याद रखो कि किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अब टूल्स के बारे में अगर मैंने बताया तो सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते थे, ठीक है। कितने वेरिएबल्स हैं? तो एक r मिनिमम वेरिएबल है और r मिनिमम के टाइम पे पार्टिकल का क्या स्पीड है वो भी वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल है मतलब दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन एक इक्वेशन हमको बता रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन से एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा कहां से बनाएंगे सर? मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या? ध्यान से सोचो, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या? मोमेंटम कंजर्व करने के लिए सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है क्या? देख लेते हैं। ये Q और ये फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा, ये फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन इसको फिक्स करने के लिए तुमने एक फोर्स लगाया होगा क्या? ये चार्ज कैपिटल Q को अगर मैंने बोला है कि मैंने फिक्स करके रखा है तो फिक्स करने के लिए भी तो इसमें फोर्स लगाना पड़ा होगा। उस फिक्स करने वाले फोर्स को किसी ने बैलेंस किया क्या? नहीं सर, किसी ने बैलेंस नहीं किया। इसका मतलब पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो रहा। अब अगर पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा मतलब मोमेंटम कंजर्व भी नहीं कर सकते, मोमेंटम कंजर्वेशन भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर सकते। और क्या सीखा है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी सीखा है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या बोलते थे कि अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट पर, टॉर्क के बारे में जब भी बात करेंगे तो किसी पॉइंट के अबाउट लिखेंगे टॉर्क को। अगर हम ऐसा बोले कि सिस्टम के अबाउट लगने वाला जो नेट टॉर्क है वो 0 हो जाए किसी पॉइंट के अबाउट अगर नेट टॉर्क 0 हो जाए तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या? ये टूल्स हैं, ये टूल्स तुमको याद रखना है कि कैसे, कब, कहां, कौन सा यूज करना है। जब तक आप कंडीशंस नहीं याद रख पाओगे आप ये टूल्स नहीं यूज कर पाओगे। मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं कर पा रहे थे सर? क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स करने वाला फोर्स है जिसको काउंटर बैलेंस करने वाला कोई नहीं। अच्छा, टॉर्क अगर मैं देखूं, मैं किस पॉइंट पर देख रहा हूं टॉर्क अबाउट फिक्स पोजीशन, वो जो फिक्स पोजीशन है उसके बाद ये जो फिक्स करने वाला फोर्स है, चार्ज Q को जो फिक्स करने वाला फोर्स है वो तो इस पॉइंट से ही पास हो रहा है ना, इसका कोई टॉर्क बनेगा क्या? नहीं, इसका कोई टॉर्क नहीं बनेगा। तो ये जो फिक्स करने वाला फोर्स है उसका कोई टॉर्क नहीं बन रहा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग होता है ना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉइंट पर या किसी भी रैंडम पॉइंट पर अगर देखोगे तो ये लाइन जॉइनिंग के अलोंग है क्या? इस पे फोर्स इधर है, इस पे फोर्स इधर है। अब इस वाले फोर्स का भी फिक्स पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं बनेगा और इस वाले रिपल्शन फोर्स का भी फिक्स पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं बनेगा। अब अगर कोई टॉर्क नहीं बन रहा ना इसका ना इसका, इसका मतलब फिक्स पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है क्या? अगर फिक्स पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क आ गया 0
फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर नेट टॉर्क आ गया 0, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व अबाउट फिक्स पॉइंट। एंगुलर momentum can be conserved about fixed position। ठीक है, ये लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम जो है उसको कंजर्व किया जा सकता है फिक्स पोजीशन के अबाउट। अब अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं मतलब पहले का एंगुलर मोमेंटम और बाद का एंगुलर मोमेंटम सेम कर देंगे। कैपिटल क्यू तो कभी चल ही नहीं रहा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम तो सोचना ही नहीं है। स्मॉल क्यू का एंगुलर मोमेंटम देखेंगे इस कैपिटल क्यू के अबाउट। अब एकदम ध्यान से देखना, पता नहीं तुम लोगों को याद है या नहीं। देखो कैपिटल क्यू के अबाउट मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना इनिशियल, ये v0 स्पीड से इधर चल रहा है, तो इसका जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगा, मास इनटू वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ढूंढना है, तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ढूंढना होता है उससे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं क्या, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो mv0 का लाइन ऑफ एक्शन जो है, mv0 का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये लाइन हो गया क्या, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया वो क्या हो जाएगा, वो लाइन ऑफ एक्शन हो गया ना mv0 का। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस d के बराबर है क्या, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस d के बराबर है तो देखो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा mv0 into d, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो mv0 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना d, और इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा इसके बाद, इसका सेंस ऑफ रोटेशन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो अगर मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखूं L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल होना चाहिए। L इनिशियल का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, L इनिशियल का वैल्यू लिख देंगे mv0 into d। सर मेरे को नहीं समझ में आया सर, L इनिशियल के प्लेस में mv0 into d लिख दिया। m फाइनल के बारे में अगर मैं बात करूं, फाइनली जो वेलोसिटी है वो तो इसके परपेंडिकुलर है ना ऐसे, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इस साइड पे इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इस साइड पे इसका मोमेंटम m into v हो जाएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r मिनिमम है क्या, कैपिटल क्यू तो चल ही नहीं रहा, तो उसका मतलब सोचना ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे m v r मिनिमम। इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो कोई साइन प्लस माइनस का नहीं करना पड़ेगा अपने को। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो m से m गायब कर सकते हैं, इसका मतलब एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गया क्या, v0 d equals to v times of r minimum, ये एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन का था। एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में सेपरेशन बहुत ज्यादा था, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है कितना, हाफ m v0 का स्क्वायर। बाद में क्या हो गया, बाद में पार्टिकल पास में आ गया और इसके बाद स्पीड कितना है, हाफ m v स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी, और सेपरेशन r मिनिमम का है, तो k q अपॉन r मिनिमम। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं क्या, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन को खुद से सोचना, स्टार्टिंग में इस तरह के क्वेश्चन सोचना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने आपको बताया है ना फिजिक्स क्या होता है ना, एक पैटर्न की तरह है। अगर तुम क्वेश्चंस के पैटर्न समझना स्टार्ट कर लोगे ना, एक बार तुमको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में, देखो जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुम तो पहले तो बेसिक फॉर्मूलाज देखना कि क्या फॉर्मूला बेसिक यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसके बाद देखना कि क्या बेसिक टूल्स हमने पहले कभी पढ़ रखा है उसको यूज करने की कोशिश करना। फिर एक बार अब धीरे धीरे अब कंडीशंस मैच करनी चाहिए। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है तो एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखो, अगर सिर्फ फोर्स नेट जीरो हो गया सिस्टम पर तो मोमेंटम कंजर्व करने का इक्वेशन लिखो, अगर नेट टॉर्क जीरो बन जाए तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने का कोशिश करो। ये क्वेश्चन अभी के लिए अगर मैं बोलूंगा तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन तुमको याद कर लेने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस के कुछ पैटर्न्स होते हैं वो आप याद कर लोगे या आपकी प्रैक्टिस कर लो ना, आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर एचसीवी का आपने क्वेश्चन मार्क कराना था। देखो अब ना एचसीवी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पहला पोर्शन है ना, उसके तुम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, उसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पढ़ा दिया। पोटेंशियल वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे, जहां भी तुम देखना पोटेंशियल एनर्जी वाले भी क्वेश्चन आज के लेक्चर के बाद हो जाएंगे तुमसे, पोटेंशियल वाले क्वेश्चन जहां भी दिखे वो छोड़ देना है, बस क्लियर है क्या, ठीक है।
तो उसको पॉज करते हैं, आप इसको नोट कर लो।